सो चलो भाई, मजा आने वाला है। होपफुली यू आर ऑल गोइंग टू एंजॉय। एंड अगेन बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो क्या करना है, सबसे पहले भगवान को याद करो। मैं हमेशा कहता हूं जब भी आप पढ़ना शुरू करते हो ना, कोई लेक्चर देखना स्टार्ट करते हो, कोई मैराथन देखना स्टार्ट करते हो, कोई भी शुभ काम करते हो, तो यार अपने भगवान को याद करो और भगवान को याद करके उनके ब्लेसिंग्स लो कि सर हम यहाँ पे जो भी करने वाले हैं इसका एकदम फ्रूटफुल रिजल्ट अपने को मिले। और आप देखना कि कितना मजेदार रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगा क्या मैराथन में? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरा तो नहीं हो पाएगा, बट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्रैक कैसे करना है उसका कोड, उसका टेक्निक मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ ऑडिट। अब नॉर्मली क्या होता है, ये चैप्टर्स के साथ कवर्ड होता है, बट मेरा ये मानना है कि अगर ये बेसिक्स तुमको नहीं पता ना तो ऑडिट पढ़ना तुम्हारा बेकार है। हर चैप्टर में तुम अटकोगे, हर चैप्टर में तुम फंसोगे। तो कुछ बेसिक्स होते हैं ऑडिट में जो तुम्हारे क्लियर होने चाहिए। सो वो अपन फटाफट ब्रशअप करेंगे और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखना, ऑडिट में एक शब्द जो आपको बार बार देखने को मिलने वाला है, दैट इज असर्शन। असर्शन क्या होता है सर? असर्शन क्या होता है? तो आपको बार बार मिलेगा असर्शन, जगह जगह मिलेगा असर्शन। तो असर्शन का मतलब होता है समथिंग दैट द मैनेजमेंट इज असर्टिंग। असर्शन का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन दैट इज मेड बाय द मैनेजमेंट इम्बॉडीड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। साथ साथ बोलो, साथ साथ बोलो, साथ साथ रिपीट करना है। तुमको कसम है, मैराथन में मैं जो जो तुमको पढ़ाने वाला हूं तुमको साथ साथ बोलना है, साथ साथ रिपीट करना है। ठीक है ना? तो असर्शन का मतलब क्या होता है? बोलो, साथ में बोलो, रिपीट करो। रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द मैनेजमेंट। बोलो, मैं देख रहा हूं तुमको, रिपीट नहीं कर रहे हो तुम, साथ में काम नहीं चलेगा, रिपीट करो। असर्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द मैनेजमेंट इम्बॉडीड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके सर। और रिप्रेजेंटेशन जो है ना, वो इंप्लाइड भी हो सकता है या वो एक्सप्रेस भी हो सकता है। तो असर्शन का मतलब होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो हर एक आइटम है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो हर एक आइटम है ना, वो मैनेजमेंट के द्वारा दिया गया एक रिप्रेजेंटेशन है। तुमको एक चीज पता है कि नहीं पता, कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हर एक आइटम तुमसे कुछ कहता है, तुमसे बात करता है। क्या बात कर रहे हो सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हर एक आइटम हमसे बात करता है? जी हाँ, हर एक आइटम आपसे बात करता है। मान लीजिए लेट अस से बैलेंस शीट के अंदर आप लैंड एंड बिल्डिंग उठा लीजिए। अब बैलेंस शीट के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग उठा लीजिए, दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग 10 करोड़। तो इसका मतलब वो तुमको कहता है, कंपनी तुमको कहती है कि हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है जिसकी वैल्यूएशन 10 करोड़ है और इस लैंड एंड बिल्डिंग का ओनरशिप राइट हमारे पास है, इसके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, जो भी डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज किया रहेगा, डेप्रिसिएशन इतना चार्ज हुआ है, इसका वैल्यूएशन प्रॉपर है, इसका डिस्क्लोजर प्रॉपर है। तो वो एक असर्शन है, मैनेजमेंट तुमसे कुछ कह रहा है। सपोज मान लीजिए P&L अकाउंट, उसमें लिखा हुआ है ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर ऑफ डायरेक्टर 5 लाख रुपीज। इसका मतलब वो तुमसे कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? कि हमारे डायरेक्टर्स ट्रैवलिंग के लिए गए थे और वो ट्रैवलिंग बिजनेस पर्पज के लिए था, उसमें 5 लाख रुपए खर्च हुए थे और ये ट्रैवलिंग ऑथराइज था बाय द सीनियर मैनेजमेंट। क्या बात कर रहे हो सर? ये सारा कुछ कहां लिखा है? अरे भैया वही तो असर्शन है, समझ में आना चाहिए, है ना? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हर एक आइटम तुमसे कुछ कह रहा है। तो असर्शन का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द मैनेजमेंट एम्बॉडीड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जो असर्शंस हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू अकाउंट बैलेंसेस हो सकते हैं, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं एंड डिस्क्लोजर्स हो सकते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखिए, ऑडिट में नॉर्मली जब हम ऑडिट की भाषा यूज करते हैं तो हम बैलेंस शीट को बैलेंस शीट नहीं बुलाते, बैलेंस शीट के हर एक आइटम को हम अकाउंट बैलेंस बुलाते हैं। सिमिलरली P&L के हर एक आइटम को हम क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन बुलाते हैं। ठीक है जी? तो बैलेंस शीट को बैलेंस शीट नहीं बुलाते। वी डोंट से दैट ऑडिटर विल वेरीफाई द बैलेंस शीट, वी विल नॉट से दैट ऑडिटर विल वेरीफाई द रिस्क ऑफ मैटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द बैलेंस शीट। व्हाट वी यूज द टर्मिनोलॉजी इज दैट ऑडिटर इज गोइंग टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मैटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द अकाउंट बैलेंस लेवल। सिमिलरली P&L के लिए क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड बाकी दोनों के लिए डिस्क्लोजर्स कॉमन रहने वाला है अपना। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय असर्शंस। ओके सर। अब उसके अलावा एज ए ऑडिटर, ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो भाई ऑडिट का डेफिनेशन तुमने देखा है। तो ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू एक्सप्रेस ओपिनियन। एज ए ऑडिटर अपना मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ओपिनियन एक्सप्रेस करना। और ओपिनियन अपन किस चीज के ऊपर एक्सप्रेस करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एक्सप्रेस करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। क्या बोलते हैं अपन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। अब इसी चीज को बोलने का एक और तरीका है, इसी चीज को बोलने का एक और तरीका, कंफ्यूज मत हो जाना सर कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है। अरे कुछ भी लिखा हो, बात एक ही है। तो हमने बोला कि ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। इसी को अपन इस तरीके से बोल सकते हैं कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या बोल सकते हैं? वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। या फिर इसी चीज को अपन इस तरीके से बोल सकते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर
is to report whether the financial statement is free from material misstatement. क्या है? free from material misstatement. ओके सर, तो सेम चीज को बोलने के 3 तरीके हो गए, है ना? अब देखिएगा, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। सवाल क्या पूछ रहा हूं? सर हमने यहां पे ट्रू एंड फेयर वर्ड यूज क्यों किया? हमने ट्रू एंड करेक्ट वर्ड यूज क्यों नहीं किया? हमने ट्रू एंड फेयर वर्ड यूज इसलिए किया क्योंकि एज ए ऑडिटर अपना जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये रिपोर्ट करना होता है कि चीजें ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, रीजनेबली करेक्ट है कि नहीं। अपन कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते हैं, अपन रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, इसलिए अपन वर्ड यूज करते हैं ट्रू एंड फेयर। और ट्रू एंड फेयर का मतलब होता है ये देखो यार कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉलो हो रहा है कि नहीं। जो भी एफआरएफ के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहिए था उस एफआरएफ के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया कि नहीं बनाया। और एफआरएफ की बात करें तो एफआरएफ के अंदर जब घुसेंगे अपन तो उसका मतलब होता है कि ये देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। तो तीनों चीज कुल मिलाकर एक ही है। उसके बाद सर एप्लीकेबल एफआरएफ का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द एप्लीकेबल एफआरएफ? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये जो नोट्स हैं सर, हैंड रिटन नोट्स है, ये पार्टिकुलरली आप क्या कर सकते हो, बाद में आराम से मैराथन आपके पास है, यू कैन जस्ट पोस्ट द वीडियो एंड यू कैन नोट इट डाउन। अदरवाइज मैं पीडीएफ का भी गूगल ड्राइव लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है कि सर जो फ्रेमवर्क मैनेजमेंट यूज करती है फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसी को अपन बोलते हैं फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। अब सर एक चीज बताना, खाली फेयर प्रेजेंटेशन, खाली एफआरएफ यूज क्यों नहीं किया? एप्लीकेबल एफआरएफ क्यों यूज किया? व्हाई वी हैव यूज्ड एप्लीकेबल एफआरएफ एंड नॉट एफआरएफ? एक चीज बताना भाई, हर कंपनी में एफआरएफ सेम होगा क्या? हर एंटिटी के लिए एफआरएफ सेम होगा क्या? द आंसर इज नो। कंपनी की बात करें तो एफआरएफ होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एएस, शेड्यूल 3। कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो एफआरएफ अलग रहेगा। बैंकिंग कंपनी की बात करें तो एफआरएफ अलग रहेगा। इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो एफआरएफ अलग रहेगा। तो दैट इज व्हाई वी यूज द वर्ड एप्लीकेबल एफआरएफ। लॉजिक समझ में आया? यस। अब देखिएगा, अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की तो सिंपल मतलब क्या है? फ्रेमवर्क यूज बाय द मैनेजमेंट फॉर प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब यहां पे ना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क 2 टाइप्स का होता है। एक होता है जनरल पर्पस, एक होता है जनरल पर्पस, एक होता है स्पेशल पर्पस। एक क्या होता है? जनरल पर्पस, एक होता है स्पेशल पर्पस। व्हाट इज जनरल पर्पस, व्हाट इज स्पेशल पर्पस? देखो भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनते हैं ना 2 प्रकार के बनते हैं। एक होता है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा होता है स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब मान लो रिलायंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम जाते हो डाउनलोड करते हो, तो वो जो रिलायंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहता है वो हर एक व्यक्ति यूज करता है। वो तुम भी यूज करते हो, वो मैं भी यूज करता हूं, कंपनी के क्रेडिटर्स भी यूज करते हैं, कंपनी के इन्वेस्टर्स भी यूज करते हैं, कॉमनली सारे के सारे इन्वेस्टर्स यूज करते हैं। तो जनरली वो सारे यूजर्स के लिए होता है, कॉमनली वो सारे यूजर्स के लिए होता है, तो इसलिए उसको बोला जाता है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब वो जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको बनाने के लिए जो फ्रेमवर्क यूज होता है वो होता है जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। मतलब वो फ्रेमवर्क जो डिजाइन ही उस प्रकार से किया गया है कि कॉमनली सारे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नीड्स को कंसिडर किया जा सके। दूसरा होता है स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब स्पेशल पर्पस मतलब क्या होता है? मान लो स्पेशल पर्पस मतलब ये होता है कि लेट अस से कंपनी क्या कर रही है, एक इंडियन कंपनी है, फॉरेन इन्वेस्टर के साथ कोलैबोरेट कर रही है, मर्ज कर रही है। अब फॉरेन इन्वेस्टर ने बोला अरे भाई तेरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है वो तो इंडियन एफआरएफ के हिसाब से बना है, अपने को तो वो नहीं मांगता है। तू एक काम कर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने देश के कानून के हिसाब से, अपने देश के एफआरएफ के हिसाब से बना, इस तरीके से बना के दे। तो कंपनी वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा किसी स्पेसिफिक यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बोला जाएगा स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और वो जो फ्रेमवर्क यूज होगा वहां पे उसको बोलेंगे अपन स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। तो एप्लीकेबल एफआरएफ का मतलब समझ में आया। और मेनली यहां 2 फ्रेमवर्क यूज होते हैं, एक जनरल पर्पस, एक स्पेशल पर्पस। लेकिन कॉमनली आप और मैं जिस फ्रेमवर्क को समझते हैं वो है जनरल पर्पस। ओके सर। अब देखिएगा, चाहे अपन जनरल पर्पस फ्रेमवर्क की बात करें या स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क की बात करें, राइट, इन दोनों को ही कैटेगराइज किया जा सकता है फर्दर इनटू 2 टाइप्स। एक होता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, एक होता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। एक होता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, एक होता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। ठीक है, तो चाहे अपन जनरल पर्पस फ्रेमवर्क की बात करें या स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क की बात करें, दोनों को ही अपन कैटेगराइज कर सकते हैं इनटू 2 टाइप्स। एक फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, दूसरा कंप्लायंस फ्रेमवर्क। अब ध्यान से सुनिएगा, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? नाम से क्या पता चल रहा है? फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क मतलब
इस फ्रेमवर्क का जो ऑब्जेक्टिव है वो है फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करना। दूसरा होता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। अब नाम से ही पता चल रहा है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क मतलब वो फ्रेमवर्क जिसका ऑब्जेक्टिव है कंप्लायंस इंश्योर करना। तो अब देखना, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क भी बोलता है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा वो एफआरएफ के हिसाब से बनेगा, ठीक है, और कंप्लायंस फ्रेमवर्क भी बोलता है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा वो एफआरएफ के हिसाब से बनेगा। मगर डिफरेंस क्या है कि जो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है वो बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से बनेगा, बट मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करना है, मेन ऑब्जेक्टिव। और उस मेन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए अगर आप एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस में एफआरएफ के रिक्वायरमेंट से डिविएट भी करते हो तो अलाउड है, ठीक है ना। तो आप एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस में बेटर प्रेजेंटेशन अचीव करने के लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के रिक्वायरमेंट से डिविएट भी करोगे तो अलाउड है। जैसे कि हमारा शेड्यूल 3, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सारे फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के अलाउड हैं, एग्जांपल्स हैं। इसके अंदर ना फ्लेक्सिबिलिटी है, ये एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि देख वैसे तो एफआरएफ फॉलो करना है मतलब करना है, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करना। तो मेन ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए अगर थोड़ा मोरा एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस में डिविएट भी करना पड़ जाए फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रेमवर्क तो चलेगा। तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। और कंप्लायंस फ्रेमवर्क मतलब क्या पता है, ये जिद्दी फ्रेमवर्क है, वेरी वेरी जिद्दी फ्रेमवर्क। ये बोलता है कि भैया नो एक्नॉलेजमेंट इज अलाउड, no deviation is allowed, no acknowledgement is allowed, no deviation is allowed for any purpose including to objective to achieve fair presentation। जो बोला है वैसा कर, दिमाग मत लगा। जैसा बोला है वैसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना, दिमाग मत लगा। जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो वहां जो फ्रेमवर्क यूज होएगा वो कंप्लायंस फ्रेमवर्क है, भाई जैसा बोला है वैसा बना, ठीक है ना। तो वो हो गया कंप्लायंस फ्रेमवर्क। तो दो प्रकार का होता है यहाँ पे, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और क्या होता है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क। तो फेयर प्रेजेंटेशन कंप्लायंस फ्रेमवर्क में आप ये समझ सकते हो कि फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क मतलब ये काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल है। ये काइंड ऑफ क्या है सर, फ्लेक्सिबल है। एग्जांपल फ्रेंड ना बहुत फ्लेक्सिबल होता है, आपको थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लेकिन कंप्लायंस फ्रेमवर्क एक गर्लफ्रेंड की तरह है जो कि बहुत ही रिजिड है, जो रिक्वायरमेंट फॉलो करना रहेगा, कोई डिविएशन अलाउड नहीं है। उसके बाद सर हमने देखा मिस स्टेटमेंट, कि मिस स्टेटमेंट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मिस स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो मिस स्टेटमेंट की बात करें तो सर मिस स्टेटमेंट क्या होता है, तो मिस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि पार्टिकुलरली एज ए ऑडिटर वी आर कंसर्न विद मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स। तो अब मिस स्टेटमेंट होता क्या है, बोला अगर कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त देयर इज एनी डिविएशन फ्रॉम द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, उस डिविएशन को मिस स्टेटमेंट बोला जाता है, ठीक है जी। और बोला देखो अब एफआरएफ जो है ना, जो भी एफआरएफ है ना जिसको यूज करके कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है, ठीक है, अब उसमें कहीं भी डिविएशन होता है उसको बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। और वो डिफरेंस कौन से टर्म्स में आएगा, वो डिफरेंस कौन से टर्म्स में आएगा, वो डिफरेंस आएगा एपीसीडी के टर्म्स में, एबीसीडी नहीं, एपीसीडी। किसमें, एपीसीडी के टर्म्स में। एपीसीडी मतलब अमाउंट, प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन, डिस्क्लोजर। साथ रिपीट करना, अमाउंट, प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन, डिस्क्लोजर। बोला जो भी अमाउंट एफआरएफ ने बोला, जो भी प्रेजेंटेशन एफआरएफ ने बोला था, जो भी क्लासिफिकेशन एफआरएफ ने बोला था, जो भी डिस्क्लोजर एफआरएफ ने बोला था, उसके विपरीत जाकर अगर कोई अमाउंट डिस्क्लोज किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, या कुछ प्रेजेंटेशन करी है, या कोई क्लासिफिकेशन करा है, या डिस्क्लोजर करा है, उसी डिफरेंस को बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन का अमाउंट एज पर एफआरएफ आना चाहिए था 10 लाख, बट हमने रिपोर्ट किया 9 लाख, इसका मतलब जो 1 लाख का डिफरेंस है वो मिस स्टेटमेंट है। समझ रहे हो, कोई एक्सपेंडिचर क्लासिफाई होना चाहिए था एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट कंपनी ने क्लासिफाई कर दिया एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो वो जो डिफरेंस है वो है मिस स्टेटमेंट। एंड ऑडिटर इज ऑलवेज कंसर्न्ड विद मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स, याद रखिएगा। ऑडिटर सिर्फ मटेरियल मिस स्टेटमेंट से कंसर्न्ड है। अब सोचो यार, तुम रिलायंस का ऑडिट कर रहे हो, तुमको 10 रुपए का मिस स्टेटमेंट मिला, अमाउंट आना चाहिए था 10 लाख और आया 9,90,000, तुम क्या बोलोगे रिलायंस को, अरे 10 रुपए का गलती आया, 10 रुपए का गलती आया, मैं तो मॉडिफाई करूंगा रिपोर्ट को। भाई रिलायंस वाला बोलेगा तूने तेरा सरक गया है। तो पार्टिकुलरली एज ए ऑडिटर वी आर कंसर्न्ड विद मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। और मटेरियल मतलब होता है समथिंग दैट इज रेलिवेंट फॉर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद अगला बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अपन अभी चैप्टर्स में नहीं गए, चाहे मैराथन क्यों ना हो, पहले ये जरूरी है भाई, पहले ये जरूरी है। ऑडिट प्रोसीजर्स, एज ए ऑडिटर मैं कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता हूं टू अराइव एट माई ओपिनियन।
तो बोला एज ए ऑडिटर मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स क्या हैं? तो एज ए ऑडिटर याद रखिएगा, मैं दो प्रकार के ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता हूं, या तो मैं रैप करूंगा या तो मैं फैप करूंगा। क्या करूंगा? या तो मैं रैप करूंगा या तो मैं फैप करूंगा। तो याद रखिएगा, जब भी बोला जाए एज ए ऑडिटर कौन सा ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे, तो ऐसे बोलोगे रैप करेंगे, फैप करेंगे, रैप करेंगे। क्या बोलोगे? रैप करेंगे, फैप करेंगे, रैप करेंगे, रैप करेंगे, फैप करेंगे, रैप करेंगे, फैप करेंगे। रैप का मतलब होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स और फैप का मतलब होता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। तो सबसे पहले करना होता है अपने को रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, ठीक है ना? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स का मतलब क्या होता है? यार अभी तो तूने ऑडिट शुरू करा है, तूने अभी तो ऑडिट की शुरुआत करी है, तो अभी एक बार एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ले लो, एक बार कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ले लो, एक बार रिस्क को थोड़ा मोड़ा आइडेंटिफाई कर लो, उसको बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में मेनली 4 चीजें आती हैं। बोला सबसे पहले आप क्या कर सकते हो? इंक्वायरी कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो? इंक्वायरी कर सकते हो। फिर आप क्या कर सकते हो? ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो? थोड़ा मोड़ा इंस्पेक्शन कर सकते हो। और फाइनली आप क्या कर सकते हो? एनालिटिकल प्रोसीजर्स कर सकते हो। तो इंक्वायरी कर सकते हो मतलब पूछ सकते हो, मैनेजमेंट से बातचीत कर सकते हो, इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। ऑब्जर्वेशन मतलब जाके ऑब्जर्व कर सकते हो चीजें सही से चल रही हैं कि नहीं। इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट्स वगैरह खुद से इंस्पेक्ट कर सकते हो। और एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो कि एक बहुत ही जबरदस्त टेक्निक होता है भाई साहब, बहुत ही जबरदस्त टेक्निक होता है कि आप रेशियो एनालिसिस कर सकते हो, आप कंपैरिजंस कर सकते हो, आप करंट ईयर के इंफॉर्मेशन को प्रीवियस ईयर के इंफॉर्मेशन से कंपेयर कर सकते हो, आप रिलेशंस एनालाइज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रिलेशंस एनालाइज कर सकते हो। जैसा सेल्स का कोई रिलेशन जीएसटी के साथ बनेगा तो आप एक रिलेशन एनालाइज कर सकते हो कि यार सेल्स इतना तो जीएसटी इतना होना ही चाहिए, सेल्स इतना तो उसके अगेंस्ट कॉस्ट इतनी आनी चाहिए, ठीक है ना? मान लो आप होटल इंडस्ट्री का ऑडिट कर रहे हो, तो यार रूम्स इतने ऑक्युपाइड हैं अगर, तो रेंटल इनकम इतना आना ही चाहिए, तो उसको बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स। और उसके बाद आता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स फिर से 2 प्रकार के प्रोसीजर्स में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और दूसरा होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। एक होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, दूसरा होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। देखो एज ए ऑडिटर ना, सबसे पहले अपन कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, अपन देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेते हैं यार कंट्रोल्स कैसे हैं। क्योंकि लॉजिकल चीज सोचो कि यार अगर कंट्रोल्स अच्छा होएगा ना तो फ्रॉड के चांसेस कम होंगे, अपने को अपने ऑडिट प्रोसीजर्स कम करने होंगे। लेकिन कंट्रोल्स खराब होंगे ना, मतलब फ्रॉड के चांसेस ज्यादा होंगे, अपने को प्रोसीजर ज्यादा करने होंगे। तो जब अपन कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं तो उसके लिए अपन परफॉर्म करते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करके आप ये असेस करते हो कि इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव है या इफेक्टिव नहीं है, या फिर इन अदर वर्ड्स आप डिविएशन फ्रॉम इंटरनल कंट्रोल आइडेंटिफाई करते हो। आप क्या करते हो? डिविएशन फ्रॉम इंटरनल कंट्रोल आइडेंटिफाई करते हो। और उसके बाद आप क्या करते हो? सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स मतलब अब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग में आते हो कि अब मैं क्या करूंगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करूंगा, अमाउंट चेक करूंगा, डिस्क्लोजर्स चेक करूंगा, वाउचिंग करूंगा, वेरिफिकेशन करूंगा, वो सारी चीजें। अब आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में आते हो। तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स मतलब प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग। और जब आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो तो आपको मिस स्टेटमेंट मिलता है। क्या मिलता है? मिस स्टेटमेंट मिलता है। और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स याद रखिएगा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स और दूसरा होता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अरे सर फिर से एनालिटिकल प्रोसीजर्स आ गया, ये क्या है? दिमाग का भेजा फ्राई हो गया, फिर से एनालिटिकल प्रोसीजर्स आ गया। हाँ, एनालिटिकल प्रोसीजर्स बहुत कमाल की चीज है, कल देखेंगे अपन, बहुत कमाल की चीज है, ठीक है? तो सबसे पहले रैप करेंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में 2, पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स फॉर्म करके क्या करेंगे? डिविएशन फ्रॉम इंटरनल कंट्रोल्स आइडेंटिफाई करेंगे। और फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करके अपन मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करेंगे। और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स 2 टाइप्स के, एक होता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स और दूसरा होता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स। टेस्ट ऑफ डिटेल्स मतलब होता है आप वाउचिंग करते हो, आप वेरिफिकेशन करते हो, आप जर्नल एंट्रीज एनालाइज करते हो। या टेस्ट ऑफ डिटेल्स का मतलब होता है कि प्रैक्टिकली आप रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट असेस करते हो एट द अकाउंट बैलेंस लेवल, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन लेवल, डिस्क्लोजर लेवल। अब समझ में आया एजर्शन पहले क्यों पढ़ाया? लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स का मतलब होता है आप अकाउंट बैलेंसेस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, डिस्क्लोजर्स, इनको प्रॉपर्ली एग्जामिन करते हो, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है कि अपन 100% चेकिंग नहीं कर सकते, अपन वहां पे सैम्पलिंग लगाते हैं, बट अपन अकाउंट बैलेंसेस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, डिस्क्लोजर्स को एग्जामिन करते हैं। और दूसरा होता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स कि प्रॉपर वे में चेकिंग नहीं करके आप क्या कर सकते हो? रेशियो एनालिसिस कर सकते हो, आप कंपैरिजंस कर सकते हो, आप रिलेशंस एनालाइज कर सकते हो। कि यार मान लो सेल्स इंक्रीज हुआ, तुम ऑडिट कर रहे हो, तुमने देखा सेल्स इंक्रीज हुआ, और यार सेल्स तो इंक्रीज हुआ बट जीएसटी तो इंक्रीज हुआ ही नहीं, मतलब कंपनी टैक्स की चोरी कर रही है। तो भाई मैंने ऑडिट करना शुरू भी नहीं करा, मैंने फ्रॉड का पता लगा लिया। क्या करके? एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करके। तो जबरदस्त टेक्निक है।
तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स इज समथिंग कि आप देख सकते हो कि शुरू में जब ऑडिटर रिस्क असेसमेंट करेगा तब भी एनालिटिकल प्रोसीजर्स काम आएगा, और बाद में जब ऑडिटर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा तब भी एनालिटिकल प्रोसीजर्स काम आएगा, दोनों स्टेजेस में काम आएगा, ठीक है ना। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, उसके बाद अपन चैप्टर्स में जाएंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट रिस्क। मतलब मैं तुमको बता दूं, पूरा का पूरा क्लासेस खत्म हो जाता है और ऑडिट रिस्क का कॉन्सेप्ट बच्चा का क्लियर नहीं होता। ये ऑडिट रिस्क है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट रिस्क, ठीक है। तो अपने पास ज्यादा टाइम तो नहीं है, शॉर्ट में कोशिश करते हैं कि मैं तुमको 10 मिनट में पूरी बात समझा दूं। तो ऑडिट रिस्क का मतलब क्या होता है, ऑडिट रिस्क का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ऑडिट रिस्क का मतलब होता है रिस्क दैट ऑडिटर्स ओपिनियन इज इनअप्रोप्रिएट, कि अल्टीमेटली ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, ओपिनियन देना, ओपिनियन एक्सप्रेस करना, लेकिन वो रिस्क की ऑडिटर का ओपिनियन गलत हो जाए, उसी को बोलते हैं ऑडिट रिस्क। अब जब ऑडिटर ओपिनियन देता है, ओपिनियन दो टाइप्स के होते हैं भाई साहब, एक होता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन, दूसरा होता है मॉडिफाइड ओपिनियन। अनमॉडिफाइड ओपिनियन मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू एंड फेयर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से है, देयर इज नथिंग टू बी मॉडिफाइड। और मॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से नहीं है, ठीक है ना। तो ओपिनियन दो प्रकार के होते हैं। अब देखो ऑडिट रिस्क का कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए ऑडिटर को देना चाहिए था, ऑडिटर को देना चाहिए था, ऑडिट करके देना चाहिए था मॉडिफाइड ओपिनियन। क्या देना चाहिए था, मॉडिफाइड ओपिनियन। यानी ये ओपिनियन देना चाहिए था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ नहीं है, लेकिन ऑडिटर ने दे दिया, ऑडिटर ने दे दिया। ये क्या कर दिया ऑडिटर भाई साहब आपने, ऑडिटर ने दे दिया अनमॉडिफाइड ओपिनियन। इसका मतलब ऑडिटर का ओपिनियन गलत हो गया, और इस रिस्क को बोलते हैं ऑडिट रिस्क, इस रिस्क को बोलते हैं अपन ऑडिट रिस्क, ठीक है जी। अब जो ऑडिट रिस्क होता है ना, ऑडिट रिस्क को हम दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। ऑडिट रिस्क, दिस इज द समेशन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मल्टीप्लाइड बाय डिटेक्शन रिस्क। मेरे साथ रिपीट करोगे, आप 3 बार रिपीट करोगे। ऑडिट रिस्क, रिपीट करो, ऑडिट रिस्क, इट इज द समेशन ऑफ risk of material misstatement multiplied by the detection risk. It is a summation of risk of material misstatement multiplied by the detection risk. ठीक है, it is a summation of risk of material misstatement multiplied by the detection risk. अब सर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को फर्दर दो पार्ट में कैटेगराइज किया जा सकता है। एक होता है इनहेरेंट रिस्क, एक होता है कंट्रोल रिस्क। एक होता है इनहेरेंट रिस्क, एक होता है कंट्रोल रिस्क। तो कुल मिलाकर ऑडिट रिस्क होता है इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाइड बाय कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाइड बाय डिटेक्शन रिस्क। ठीक है जी। तो ऑडिट रिस्क इज अ समेशन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मल्टीप्लाइड बाय डिटेक्शन रिस्क, एंड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क। तो ऑडिट रिस्क इज कुल मिलाकर इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क। बट सर ये होते क्या हैं? अब देखिएगा, इनहेरेंट रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, सबसे पहले इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? ठीक है ना, सबसे पहले इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? इनहेरेंट नाम से क्या पता चल रहा है? इनहेरेंट, अरे ये तो इनहेरेंट है भाई, दिस इज इनहेरेंट, मतलब इनहेरेंट है, मतलब यार सीए एग्जाम में फेल होने का रिस्क इनहेरेंट है भाई। थोड़ा मोरा फेल होने का रिस्क तो रहेगा ही रहेगा, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। थोड़ा मोरा फेल होने का रिस्क तो रहेगा ही रहेगा, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम उस रिस्क को हटा ही नहीं सकते। तो वो रिस्क जिसको तुम हटा ही नहीं सकते, वो रिस्क जिसको तुम एलिमिनेट ही नहीं कर सकते, वो होता है इनहेरेंट रिस्क। मान लो कंपनी ने आज एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, क्या गारंटी है कि वो प्रोडक्ट मार्केट में हमेशा वायबल रहने वाला है? हो सकता है 2 साल के बाद वो प्रोडक्ट आउटडेट हो जाए, कोई नया प्रोडक्ट आ जाए, टेक्नोलॉजी आउटडेट हो जाए, हो सकता है कि नहीं? तो वो जो रिस्क है वो है इनहेरेंट रिस्क, है ना, कि वो रिस्क हमेशा रहेगा ही रहेगा, उस रिस्क को आप हटा ही नहीं सकते। दैट इज व्हाट इज इनहेरेंट रिस्क। ठीक है, अब देखिएगा, जब हम लोग इनहेरेंट रिस्क का कॉन्सेप्ट समझते हैं ना, तो हम लोग एक अजम्पशन लेते हैं। क्या अजम्पशन लेते हैं? दैट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज एब्सेंट, दैट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। तो अपन ये अज्यूम करते हैं कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब एक बार के लिए कंट्रोल्स को भूल जाते हैं। वी डोंट कंसिडर कंट्रोल्स व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरेंट रिस्क। वी डोंट अंडरस्टैंड कंट्रोल्स, कंट्रोल्स को सेट असाइड करके। अब एक चीज बताना मेरे को, सर जी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रेजेंट ही नहीं है,
इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रेजेंट ही नहीं है। ओ माय गॉड, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रेजेंट ही नहीं है। यस, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रेजेंट ही नहीं है। अब बताना भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने की संभावना रहेगी कि नहीं रहेगी? 200% रहेगी। रहेगा ना? 200% रहेगा। आप बोलोगे सर किसी एरिया में कंट्रोल ही नहीं है, मतलब वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मिस स्टेटेड होने का चांसेस 100% रहेगा। लेकिन एज ए ऑडिटर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम लोग बैलेंस शीट यूज नहीं करेंगे, हम लोग P&L यूज नहीं करेंगे। हम लोग क्या यूज करेंगे? क्या सिखाया था बेटा? अकाउंट बैलेंसेस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, डिस्क्लोजर्स, राइट। तो एज्यूमिंग दैट, अब देखना डेफिनेशन देखना, एज्यूमिंग दैट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज नॉट प्रेजेंट, देयर इज ऑलवेज अ सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। इसी डेफिनेशन को अपन ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कल देखेंगे जब अपन रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल का रिवीजन करेंगे। There is always a risk of material misstatement existing in account balances, class of transactions or disclosures. वाह सर, मजा आ गया। रिपीट करते हैं एक बार। तो इनहेरेंट रिस्क का मतलब होता है internal control system is absent. Assuming that internal control system is absent, there is always a susceptibility of risk of material misstatement existing in account balances, class of transactions and disclosures. Okay sir. अब कंट्रोल रिस्क, कंट्रोल रिस्क का मतलब क्या होता है? कंट्रोल रिस्क का मतलब होता है कंट्रोल तो है मगर कंट्रोल बेकार है, कंट्रोल किसी काम का नहीं है। कंट्रोल रिस्क का मतलब होता है कंट्रोल है मगर कंट्रोल बेकार है, किसी काम का नहीं है, कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है। अब एक चीज बता दूं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ना, एक चीज दिमाग में बैठा लो, याद कर लो, एकदम घोट के पी जाओ। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो होता है PDC अचीव करना, वो होता है PDC अचीव करना। क्या बोला? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो होता है PDC ऑब्जेक्टिव अचीव करना। PDC मतलब प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑन टाइमली बेसिस। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जब भी लगाया जाता है, उसका एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि सबसे पहले प्रिवेंट किया जाए मिस स्टेटमेंट को, मिस स्टेटमेंट हो ही ना, फिर अगर मिस स्टेटमेंट हो गया तो उसे करेक्ट किया जा सके, टाइमली बेसिस में डिटेक्ट किया जा सके, करेक्ट किया जा सके। अब कंट्रोल रिस्क का मतलब क्या हो गया? कंट्रोल है मगर किसी काम का नहीं है, मतलब कंट्रोल है मगर वो कंट्रोल ना ही रिस्क को प्रिवेंट कर सकता है, ना ही डिटेक्ट कर सकता है, ना ही करेक्ट कर सकता है ऑन टाइमली बेसिस। तो कंट्रोल रिस्क का डेफिनेशन क्या हो गया सर? कंट्रोल रिस्क का डेफिनेशन क्या बन गया? सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सस्पेक्टेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, प्रोबेबिलिटी। अब मैं सिंपल देसी लैंग्वेज में बोल दूं ना भाई, मार्क्स नहीं मिलेगा, लैंग्वेज तो चाहिए ही चाहिए, तो मैराथन में भी अपन लैंग्वेज स्किप नहीं कर सकते। सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्टिंग इन अकाउंट बैलेंसेस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस और डिस्क्लोजर्स if the internal control implemented by the entity are not able to prevent, detect or correct material misstatement on timely basis. तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द कंट्रोल रिस्क। समझ में नहीं आया? दोबारा से पीछे जाना, दोबारा से सुन लेना बाद में। उसके बाद होता है डिटेक्शन रिस्क, उसके बाद होता है डिटेक्शन रिस्क। अब डिटेक्शन रिस्क का मतलब क्या हो गया? एक चीज बताना, जो इनहेरेंट रिस्क था, जो कंट्रोल रिस्क था, दोनों इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड थे, हाँ या ना? यस सर, दोनों इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड थे, बिल्कुल सही बात है। तो एक चीज बताना, इंटरनल कंट्रोल एज ए ऑडिटर मैं कभी भी कंपनी के लिए डिजाइन करता हूं क्या? नहीं करता। मैं तो सिर्फ इंटरनल कंट्रोल का असेसमेंट कर सकता हूं, मैं इंटरनल कंट्रोल डिजाइन नहीं करता। मतलब इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क ऑडिटर के लेवल पे अराइज नहीं होता है, ये मैनेजमेंट के लेवल पे अराइज होता है। ऑडिटर कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। ऑडिटर कभी भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। ओके सर। अब एक होता है डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क का मतलब क्या होता है? डिटेक्शन रिस्क का मतलब कि ऑडिटर रिस्क को डिटेक्ट नहीं कर पाया, ऑडिटर रिस्क को डिटेक्ट नहीं कर पाया, ऑडिटर ने मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म किया था, ऑडिटर ने मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म किया था, मगर सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद भी वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया इन अकाउंट बैलेंसेस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, डिस्क्लोजर्स। So that is what we call as detection risk. Risk that even the substantive procedures performed by the auditor fails to detect material misstatement on a timely basis existing in account balances, class of transactions, disclosure. अब एक चीज बताना बेटा मेरे को, एक चीज बताना, क्या ऑडिटर इनहेरेंट रिस्क का कुछ कर सकता था? नहीं कर सकता था। क्या ऑडिटर कंट्रोल रिस्क का कुछ कर सकता था? नहीं कर सकता था। अब डिटेक्शन रिस्क का मतलब क्या होता है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करा, परफॉर्म करके मेटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलना चाहिए था, मगर मेटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं मिला, जो एग्जिस्ट करता था इन अकाउंट बैलेंसेस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर। तो क्या मैं डिटेक्शन रिस्क का कुछ कर सकता हूं? जी हां।
सर मैंने सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करा बट मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो भाई ज्यादा सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करो, शायद मिस स्टेटमेंट मिल जाए। सब्सटेंटिव प्रोसीजर को मॉडिफाई करके देखो, शायद तुमको मिस स्टेटमेंट मिल जाए। इसका मतलब ज्यादा सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करके, ज्यादा सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करके तुम एज ए ऑडिटर अपने डिटेक्शन रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क का तुम कुछ नहीं कर सकते। अब एक रिलेशन को समझना, मैंने क्या बोला, ज्यादा सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करके तुम डिटेक्शन रिस्क को कम कर सकते हो, ठीक है ना। अब एक रिलेशन को समझना, एक चीज बताना मुझे, अगर इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है, तुमने असेसमेंट किया एज ए ऑडिटर कि यार इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है, कंट्रोल रिस्क ज्यादा है, मतलब कंट्रोल्स या तो है नहीं या तो डामाडोल है, तो तुम मुझे कल इतना बताना, सर एज ए ऑडिटर आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज्यादा करोगे या कम करोगे। सर बिल्कुल सही बात है, हम तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज्यादा करेंगे। तो इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है, कंट्रोल रिस्क ज्यादा है, हमने सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म किया। अब जब हमने सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म किया तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करने पे डिटेक्शन रिस्क क्या होता है, कम होता है। अब एक चीज बताना, दोनों में रिलेशन क्या बना, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क का जो कंबाइंड असेसमेंट है और जो डिटेक्शन रिस्क है, इनका रिलेशन क्या बना। सर इनवर्स रिलेशन बना। क्या बना, इनवर्स रिलेशन बना। जब इनहेरेंट रिस्क ज्यादा होगा, कंट्रोल रिस्क ज्यादा होगा, तो मैं ये बोलूंगा भाई वो रिस्क तो ज्यादा है, मैं उसका तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके कोशिश करूंगा कि अपना डिटेक्शन रिस्क कम रख सकूं। दैट इज वाई उसको बोलते हैं कि देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और मैथमेटिकली उसको अपन इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क ज्यादा रहेगा तो अपन सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करेंगे एंड ट्राई टू रिड्यूस डिटेक्शन रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल। और अगर ऐसा अपन नहीं कर पाए, इफ अनएबल टू रिड्यूस, देन फिर तो कोई चारा ही नहीं है भाई, तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव था रिस्क को रिड्यूस करना टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल। तो अगर तुम वो नहीं कर पाते हो तो तुमको रिपोर्ट मॉडिफाई करना पड़ेगा। याद रखिएगा, एज ए ऑडिटर मैं कभी भी रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकता। मैं क्या कर सकता हूं, मैं ज्यादा सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करके मैं रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल पे लाने की कोशिश कर सकता हूं। एक्सेप्टेबल लेवल पे ला पाया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, और एक्सेप्टेबल लेवल पे नहीं ला पाया तो फिर तो भैया रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन हिच नहीं है। तो ये सारे कुछ ऑडिट के बेसिक फंडास थे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, दैट आई बिलीव कि अब क्लियर हो गया रहेगा। ठीक है, तो देखो यार मैराथन में लिमिटेशन है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में भी मैंने कुछ ही कॉन्सेप्ट्स लिए हैं, टाइम भी कम ही लगाया है। रेगुलर क्लासेस होती है तो उसके अंदर बहुत सारी बेसिक चीजें अपन स्टार्टिंग में ही कवर करते हैं, टाइम भी ज्यादा लगाते हैं, स्टार्टिंग में ही बेस उस तरीके से बनाते हैं कि आगे जाके ऑडिट में कभी तकलीफ ना आए जीवन में। तो ये अपना जो बेसिक पार्ट है वो क्लियर हो गया। ये बेसिक पार्ट क्लियर हो गया मतलब अपन आगे जा सकते हैं, अपन किसी भी चैप्टर में आगे मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके।